Hello, my lovely viewers and subscribers. Welcome to my channel Microbiology with Sumi. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वायरसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। Viruses are obligate intracellular parasite. They require a living cell or organism for its multiplication. अब वायरसेस सबसे पहले हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, यानी कि वायरसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए उन्हें ज़रूरत होती है एक लिविंग होस्ट की। फिर वो होस्ट चाहे एक सिंगल सेल हो या तो ऑर्गेनिज्म हो, इसीलिए वायरसेस को कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। It can infect all living forms including plants, animals and bacteria. अब वायरसेस स्पेसिफिक नहीं होते कि सिर्फ वायरसेस जो है वो ह्यूमन बींग्स को ही इन्फेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। वायरसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या तो बैक्टीरिया हो। आगे वायरसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब वायरसेस की साइज़ इतनी छोटी होती है, लिटरली वो नैनोमीटर में होती है, इसीलिए हम वायरसेस को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम वायरसेस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। They are 10 to 100 times smaller than bacteria and its size ranges from 20 to 300 nanometer. So these viruses can easily pass through bacteriological filters and they are filtrable. अब जब हम वायरसेस के साइज़ के बारे में बात करते हैं तो वायरसेस की साइज़ 10 to 100 टाइम्स छोटी होती है बैक्टीरिया से, इसीलिए वो बहुत ही इजीली बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स में से पास कर जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वायरसेस आर फिल्ट्रेबल। अब वायरसेस की साइज रेंज है 20 टू 300 नैनोमीटर। आगे है साइज ऑफ वायरसेस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वायरस की साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए। वायरस डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब बैक्टीरिया में जैसे कि हमें पता है कि उनकी एक प्रॉपर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर वायरसेस की एक स्पेसिफिक, या आप कह सकते हैं कि वायरसेस की कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इट कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए एज अ न्यूक्लिक मटेरियल। अब वायरसेस में सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लियर मटेरियल हो सकता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या तो वो आरएनए हो सकता है। Now, as we know, viruses are intracellular parasite and lack essential enzymes for protein and nucleic acid synthesis. These viruses depend on the host cell for its replication and multiplication. अब जैसे कि हम जानते हैं वायरसेस एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है। वायरस को अपने रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, फिर वो चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, उन्हें एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। और जब वायरस में कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती तो इनके अंदर एसेंशियल जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए लगते हैं, वो एंजाइम्स अब्सेंट होते हैं, यानी कि नहीं होते। तो अब ये वायरसेस क्या करते हैं, ये कम्प्लीटली होस्ट सेल पर डिपेंड होते हैं रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ये वायरसेस होस्ट सेल के एंजाइम्स यूज़ करके खुद का रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आगे वायरसेस आर अनएफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। There are many differences between microorganism and viruses. In spite of that, viruses are considered as microorganisms, especially in the field of medical microbiology. अब जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि वायरसेस पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता। जहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया है, तो एंटीबायोटिक्स का बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट होता है बैक्टीरिया के ऊपर। यहाँ पर बैक्टीरिया लिटरली इनहिबिट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं एंटीबायोटिक के एक्सपोजर पर।
वहाँ पर जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रहते हैं। तो वायरसेस में और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसके बावजूद वायरसेस को मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है। Viruses are of great concern in the field of medical microbiology because they are responsible for various human diseases. अब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है वायरसेस को, और वायरसेस को एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कंसिडर किया गया है? क्योंकि वायरस की वजह से बहुत सारे डिसीज़ेस होते हैं ह्यूमन बींग्स को। जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। एग्जांपल्स ऑफ डिसीजेस कॉज बाय वायरसेस: रेबीज, एड्स, मम्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस, जैसे कि अब हम सब परेशान हैं इससे। ये सभी डिसीजेस कॉज होते हैं वायरसेस की वजह से। इसीलिए वायरस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कि ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए कि इसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। इवन वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर इन ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसीलिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में वायरस को इतनी इम्पोर्टेंस है और वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया गया है। अब आगे है वायरियन। वायरियन इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस। अब वायरियन क्या है? तो ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्फेक्शियस पार्टिकल है वायरस का। वायरियन कंटेन्स एसेंशियल न्यूक्लिक एसिड विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड एज कैप्सिड। अब वायरियन क्या चीज़ है? तो वायरियन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे प्रोटीन के कोट से प्रोटेक्ट किया जाता है और उस प्रोटीन कोट को कहा जाता है कैप्सिड। The function of the capsid is to protect nucleic acid from nucleases and other environmental factors. अब वायरस भी तो अपनी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ तो वायरस में होगा ही जिससे उसका स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो। तो यहाँ पर कैप्सिड वो प्रोटेक्शन का रोल करता है। कैप्सिड का फंक्शन क्या है? तो वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? तो न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं, और जो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन सभी चीज़ों से कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। तो कैप्सिड बना होता है पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल से। वायरसेस में बी एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड। अब वायरसेस भी दो टाइप के हैं। कुछ वायरसेस में एनवेलप होता है, उन्हें कहा जाता है एनवेलप्ड वायरसेस, और कुछ वायरसेस में एनवेलप नहीं होता, उन्हें कहा जाता है नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। एनवेलप इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। अब जब सेल को वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ पर रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फाइनली क्या करते हैं? सेल को बर्स्ट करके बाहर निकलते हैं। जब ये सेल की लाइसिस करते हैं तो वायरसेस क्या करते हैं? जो लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में होते हैं उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं और उससे बनता है एनवेलप। Viruses require a living media like embryonic egg, सेल कल्चर और बैक्टीरियल सेल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वायरस को ग्रो होने के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो लिविंग सेल हो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। देर आर टू टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड दैट आर डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, वायरस में एक ही टाइप की जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है आइदर डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जिन वायरसेस में डीएनए होता है उन्हें कहा जाता है डीएनए वायरस, और जिन वायरस में आरएनए होता है उन्हें कहा जाता है आरएनए वायरस। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।